गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 18 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने जो 6 AM का लेक्चर था सेकंड चैनल के ऊपर हिंदू एनालिसिस उसे देख लिया होगा, बिकॉज उसे कवर करना काफी जरूरी है ताकि आपकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी हो सके। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक बार देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को देखेंगे, डीप ओशन मिशन, अपेडा एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन आपका जलगांव बनाना के बारे में डिस्कशन होगा, आईएनएसटीसी के बारे में जानेंगे, अफ्रीकन सवाना के बारे में डिस्कस करते हुए अकीपीकी ट्राइब के बारे में जानेंगे और फाइनली एक आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर मेरे पास कंप्लेन आया था कि YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इन दैट केस आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना है सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। सो लेट्स सी। सो दिस इज फ्रॉम द मूवी एनिग्मा, जो कि वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनाई गई थी। समटाइम्स इट इज द पीपल हु नो वन इमेजिन्स एनीथिंग ऑफ हु डू द थिंग्स दैट नो वन कैन इमेजिन। ये चीज आपकी यूपीएससी में भी अप्लाई होती है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इसका एग्जाम तो निकलेगा निकलेगा, उसका नहीं निकलता है। बट ऐसे जो आपके अंडरडॉग्स होते हैं, जो डार्क हॉर्सेस होते हैं, वो इस एग्जाम में काफी अच्छे से रैंक भी लेकर आते हैं। रीजन इज, देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर मिशन। आपका पास्ट क्या है, इट रियली डजंट मैटर। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इट रियली डजंट मैटर। आपके क्लास 10th में, क्लास 12th में कितने मार्क्स आए थे, इट रियली डजंट मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज क्या आप यूपीएससी को अपने लिए आज के टाइम में एक मिशन के तरीके से लेते हैं या नहीं लेते। बिकॉज इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट इट एंड यूपीएससी को एक मिशन की तरह लेते हैं, डेफिनेटली आप अपना 100% भी इसमें देंगे एंड यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड से, एंड दैट इज गोइंग टू बी सेटिंग द टारगेट। नाउ यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। आपको कोशिश करनी है 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की। और जब सेकंड टाइम वीडियो को देखेंगे तो आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। 10 में से कितना स्कोर यहाँ पर करने वाले हैं। यू कैन सेट एनी टारगेट, टॉपर कैटेगरी के अंदर भी या फिर दूसरी किसी कैटेगरी के अंदर भी आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पर एक बार मैं आपको जो स्पेक्ट्रम की सीरीज और पॉलिटी की सीरीज इसके बारे में बता देता हूँ। दीज सीरीज आर अवेलेबल आपके पर्टिकुलर exam.netmoc.com के ऊपर। वहां पर जाकर आप स्पेक्ट्रम और इंडियन पॉलिटी, जिसमें पूरी बुक को कवर किया गया थ्रू एमसीक्यूज, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी आपको हेल्प करने वाली। और जब आप बुक को भी पढ़ेंगे, मेंस के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी सारी जानकारी पहले हो चुकी होगी। इन दोनों सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं। कहां पर, exam.netmoc.com के ऊपर, जहां पर सारे वीडियोज जो है इसको लेकर अवेलेबल है, जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द हिंदू के अंदर आर्टिकल था जिसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी की लाने की जरूरत भी, और इसको मॉनिटर करने की भी जरूरत है। राइट, तो देखते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग के लिए क्या चीजें करी जाएंगी। फिलहाल पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि दीज बॉन्ड्स आर रिडीम्ड इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो पर्टिकुलर आपके बॉन्ड्स होते हैं ये रिडीमेबल होते हैं कहां पर, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के एक डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर। सेकंड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको ऑथोराइज किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर आपके बॉन्ड्स होते हैं इनको एनकैश कराने को लेकर। देन दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। सोच समझ के आंसर करिएगा। टाइम में आपका स्टार्ट कर देता हूं। तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। क्या यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज करता है, वैलिडिटी 15 डेज की रहती है, क्या मल्टीपल यही होते हैं, क्या हायर लिमिट इसकी नहीं होती है, सोचिए और फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो यस, दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट, जो कि किसका होता है, जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का होता है। और इसको लेकर कल मैंने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको पढ़ाया था, क्राइटेरिया भी बताया था कि कौन सी पार्टी जो है वो इसको ले सकती है। यह आपको याद आया, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनना शुरू कर देंगी ताकि इस तरीके की फंडिंग को लिया जा सके। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया था। अगर आपको कल वाला क्वेश्चन का आंसर याद है, एक्सप्लेनेशन मेरी याद है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी डेजिग्नेटेड अकाउंट में इसको डालती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है बात। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो यस,
1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल्स में ये आते, जिसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, 15 डेज के अंदर इसे डिपॉजिट कराना होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेजिग्नेट किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस बार इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के। तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि सिर्फ आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि वेस्ट बंगाल में जो भी इलेक्शंस हुए थे वहां पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे उनको डोनेट किया गया था। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूनेस्को। यहां पर फाइनेंशियल टाइम्स से क्वेश्चन बनाया गया है, रिसेंटली न्यूज में था। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट डेटा यहां पर कहा गया है, इट विल नाउ टेक 135 years to reach gender parity up from about 100 years in 2020। तो यहाँ पे 2020 में कहा गया था कि पूरी दुनिया के अंदर जेंडर पैरिटी आने में 100 साल लग सकते हैं, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि विमेन और मेन के बीच में हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अभी पेंडेमिक के बाद 2021 के अंदर जो डेटा दिया गया उसमें यह कहा गया कि इस चीज को 135 साल अब लगने वाले हैं। ये जो डेटा है यहां पर लेकर आया गया है। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है लाई गई है। तो आंसर क्या है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन लेकर आता है, और अभी बताया गया 135 प्लस ईयर्स लगेंगे ग्लोबल जेंडर गैप को क्लोज करने में, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कहा गया। अनदर जनरेशन ऑफ विमेन विल हैव टू वेट फॉर जेंडर पैरिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अनलाइक कि या फिर अनलेस कि हम कुछ ऐसी स्टेप्स जो है फ्यूचर में लेना शुरू करें जिससे ये जो जेंडर गैप है वो जल्दी फिलअप हो जाए। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानते हैं, जो कि डीप ओशन मिशन को लेकर है। पूछा गया डीप ओशन मिशन के बारे में बताइए, करेक्ट यहां पर क्या है? 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री जो कि इसको इंप्लीमेंट करेगी, हो सकता है। द प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ अनमैन्ड सबमर्सिबल ओनली टू एक्सप्लोर द सी बेड। तो सी बेड को एक्सप्लोर करने के लिए अनमैन्ड सबमर्सिबल्स का यूज किया जाएगा। सोच समझ के आंसर करिएगा। 10 सेकंड्स में आपके स्टार्ट कर देता हूं। पीआईबी के अंदर ये न्यूज थी जहां पर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था डीप ओशन मिशन का। ठीक है, तो क्योंकि पीआईबी से भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स में पीआईबी से, तो खासतौर पे अभी ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले कुछ साल से कि पीआईबी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, प्रेफरेबली द हिंदू। चलिए, इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहने वाली है दिस मल्टी इंस्टीट्यूशनल एम्बिशियस मिशन को लेकर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम बात करें तीसरी स्टेटमेंट की, प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ अनमैन्ड सबमर्सिबल, यहां तक बात होती तो ठीक था, लेकिन ओनली की वजह से गलत हो जाता है क्योंकि मैन्ड एज वेल एज अनमैन्ड सबमर्सिबल जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा सी बेड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? ए, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है डीप ओशन मिशन को लेकर। बाकी स्टेटमेंट्स में थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी थी वो इनकरेक्ट हो जाती है। डीप सी माइनिंग थ्रू अंडर वाटर व्हीकल्स एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। और आपको पता है डीप ओशन मिशन के अंदर काफी सारे आपके जो रिसोर्सेज है जिसपे मैग्नीज निकल की बात करी जा रही है वो भी अवेलेबल है, उनको भी यहाँ पर एक्सप्लोर जो है करने की बात करी गई है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अपेडा को लेकर। नाउ अपेडा वाज वंस अगेन न्यूज, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इकोनॉमिक टाइम्स से क्वेश्चन बनाया गया है। तो अपेडा को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन इसको लेकर सही है। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट सर्विस एंड लिंक्स इंडियन एक्सपोर्ट टू द ग्लोबल मार्केट। पॉसिबल है कि हमारे एक्सपोर्ट को एक ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक करता है। अपेडा एक एपेक्स बॉडी है जो कि ऑथराइज करी गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑथराइज किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो न्यू दिल्ली में है और इसके 5 रीजनल ऑफिस जो है वो भी अलग अलग जगह पर लोकेट करते हैं। योर टाइम इज स्टार्टेड, 9 सेकंड्स आपके पास है, जल्दी से आंसर करें। नॉर्थ ईस्ट में स्प्रिंग अप एज अ पोर्क एक्सपोर्ट हब। अपेडा ने कहा है कि जो अपेडा के चेयरमैन ने कहा है रादर कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से पोर्क को एक्सपोर्ट किया जा सकता है बाकी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि बाकी कंट्रीज के अंदर पोर्क की काफी ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के लिए भी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए
क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यूजुअली देखा है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है थोड़ा सा नेग्लेक्टेड रहता है, ठीक है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, डेवलपमेंट में इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम काफी सारी चीजें करती रहती है, और यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। खैर, यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट सर्विस। तो यस, अपेडा का काम क्या है आपको बताएं। यहाँ पे अपेडा के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड को एक्सपोर्ट करने में इसका मेजर रोल रहता है, और ये आती है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ऑथराइजेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लग सकता है कि दिया गया हो, बट इट इज बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है। तो पहले तो अगर सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते, सिर्फ आपको इतनी बात पता होती एपेडा के बारे में कि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आप ए सी और डी को एलिमिनेट कर देते और सीधा आपका आंसर हो जाता बी। अगर आपको नॉलेज नहीं भी थी पहली और तीसरी स्टेटमेंट के बारे में, तो यस, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और अलग अलग जगह पे इसके रीजनल ऑफिस जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, अपेडा, ठीक है। इसी तरीके से मपेडा भी है। मपेडा इज कंसर्निंग जो आपके मरीन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें डबल करना है अपने एक्सपोर्ट को, और उस एक्सपोर्ट को डबल करके हमें अपनी फार्मर्स की जो इनकम है उसको भी यहाँ पर डबल करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सो वी आर हाफ वे थ्रू। एडीबी को लेकर, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये क्वेश्चन भी पीआईबी में एक आर्टिकल दिया गया था, वहां से बनाया गया है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर इन एडीबी, हो सकता है द एम ऑफ एडीबी इज सोशल डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द एशिया पैसिफिक, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 विद द हेड ऑफिस एट मनीला। जल्दी से बताएं, कुछ चीजें तो हमने डिस्कस कर रखी हैं, आपको रिकॉल हो रही होंगी। यहाँ पर एडीबी इंडिया साइन $484 million रादर लोन टू अपग्रेड रोड नेटवर्क इन तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एडीबी ने इंडिया के साथ एक ये जो $484 मिलियन का एक अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर साइन किया है, और लोन देने की बात करें ताकि तमिलनाडु के अंदर रोड क्रिएट करी जा सके। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज के अंदर एडीबी पैसा देता है, और इंडिया को भी काफी ज्यादा पैसा और हेल्प इससे मिलती है, ठीक है। अगर हम एडीबी की बात करें, आप जानते हैं दिस इज नॉट द चाइना डोमिनेटेड बैंक बिकॉज इट इज द जापानीज एंड यूएस डोमिनेटेड बैंक, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर जो है वो जापान और यूएस का है, क्योंकि दोनों ही नंबर 1 पे है विद द सेम होल्डिंग 15.6% ईच, ठीक है। तो पहले तो ये दो कंट्रीज आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री होगी यहाँ पर बताएं, ये डिस्कस किया हुआ है हमने बिल्कुल। इसके बाद है चाइना एट 6.4%, और फिर इंडिया का नंबर आता है, इंडिया जस्ट आफ्टर दैट 6.3%, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया which is at 5.8%. नंबर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए किसका शेयर यहां पर ज्यादा है और किसका कम है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर, नहीं, ये जो चाइना है अपने जो AIIB वाले बैंक से वहां पर तो इसका शेयर ज्यादा है, लेकिन यहाँ एडीबी के अंदर ज्यादा नहीं है। एम ऑफ एडीबी यही है कि कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको ये चीज बता रखी है। बैंक को हम क्या कहते हैं, मनी ला, मनी मंगवाते हैं इससे, राइट। एडीबी को कहते हैं मनी ला, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, फिलीपींस, मनीला के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो एडीबी ने अभी लोन दिया है, ध्यान रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जिसे कि 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर यू नो कि कहाँ पे इसका लोकेट करता है, मनीला, फिलीपींस के अंदर। और ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी टाइम टू टाइम इंडिया को हेल्प करता रहता है। इवन कोविड टाइम में भी इसने इंडिया को हेल्प किया था। एडीबी जो है वो वर्ल्ड बैंक की लाइन पर ही बनाया गया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। जो आपकी स्पेक्ट्रम की सीरीज है, पॉलिटी की सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इवन 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है वो भी आप एनरोल कर सकते हैं, ताकि डेली बेसिस पे आपकी तैयारी हो सके अगर आप 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं। सो दीज क्रैश कोर्सेज, चाहे वो 100 डेज हो 200 डेज हो, वो आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगे, बिकॉज डेली बेसिस पे आपको जो असाइनमेंट्स है इसके अंदर वो दिए जाते हैं। वीडियोस यू कैन वॉच, इसके अलावा वीडियोस के साथ साथ जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। इवन राइटिंग असाइनमेंट्स, मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसके असाइनमेंट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। exam.network.com पर जाकर आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से 500 डेज का भी कोर्स है, मिशन यूपीएससी 2022, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना के बारे में पूछा गया। कौन से राज्य से आता है, असम, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र। नाम अगर आपको थोड़े बहुत भी डिस्ट्रिक्ट्स का आइडिया है तो इसका आंसर करना आपके लिए ईजी होगा। पीआईबी में ही इसके बारे में मेंशन किया गया था, क्योंकि जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना जो है अभी हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहां पर, दुबई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये पर्टिकुलर जीआई टैग बनाना। और जीआई टैग कितने टाइम के लिए दिया जाता है, 10 ईयर्स के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है, डीपीआईटी के द्वारा,
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ, बताएं किस मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसके अंतर्गत डीपीआईटी आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आता है महाराष्ट्र से, जलगांव इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और वहीं से ये बनाना को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहां पर? दुबई के अंदर। चलिए, तो ध्यान रखिएगा जलगांव बनाना के बारे में भी। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 7, जो बात कर रहा है आईएनएसटीसी के बारे में पूछा गया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आईएनएसटीसी जो है, इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। इट इज अ कॉरिडोर टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, रशिया इंडिया के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए है, हो सकता है। रशिया इंडिया चाइना जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। द ट्रेड रूट इज 7200 किलोमीटर लॉन्ग एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेट इज थ्रू द मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ रोड, शिप एंड रेलवे, तीनों ही इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। सोच समझ के आंसर करिएगा, 10 सेकेंड्स आपके हाथ में है। अभी रिसेंटली न्यूज थी कि इंडिया बैक ग्लोबल ट्रांजिट कॉरिडोर आईएनएसटीसी जो है, दैट कुड बी एन ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल को एक काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये आईएनएसटीसी जो है वो काम कर सकते हैं। ये जो कॉरिडोर है ये ट्रेड रिलेशन बढ़ाने वाला है इंडिया रशिया के बीच में, तो पहली जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करिए तो अग्रीमेंट जो था वो 2002 में साइन किया गया था, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन थे? रशिया था, इंडिया था, ईरान था, ठीक है। चाइना जो है उसको तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा है, तो चाइना इसके अंदर शामिल नहीं है। चाइना का अपना बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओबीओआर एग्जिस्ट करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, द ट्रेड रूट इज 7200 किलोमीटर लॉन्ग, क्या है 7200 किलोमीटर लंबा है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेट तीनों मॉडल से होगा, रोड के माध्यम से, शिप के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, तो यस तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1 और 3 नहीं, 1 और 3 तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है, आंसर विल बी ए, क्योंकि आपका यहाँ पर इनकरेक्ट आपको आंसर देना था, ना कि करेक्ट वन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दीज आर द रूट्स जो कि इसके थ्रू बनाए जा रहे हैं। ये ईरान से होता हुआ आप देख सकते हैं जा रहा है, राइट। पाकिस्तान को हमने बाईपास किया है, और शिपिंग रूट कुछ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सुएज कैनाल जो है वो बंद होता है, तो ये आपका नेटवर्क जो है यूज किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव रहने वाला है सुएज कैनाल के लोग के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे विच आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो कौन कौन इसके मेंबर्स हैं? तो देखिए इंडिया, ईरान और रशिया तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। देयर आर 13 मेंबर स्टेट्स ऑफ आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया, ईरान, रशिया के अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ये आपको यहाँ पे कंट्रीज दिखेंगी, और बेलारूस है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ओमान भी इसमें शामिल है, टर्की, सीरिया, यूक्रेन भी इसमें शामिल है, बुल्गारिया जो है उसको ऑब्जर्वर स्टेट इसके अंदर अभी बनाया गया। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इंडिया वाइल्ड लाइफ टीम विल ब्रिंग अफ्रीकन सवाना चीता टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। चीता जो है हमारे यहाँ पर लुप्त हो गए, और उसके बाद हमने कोशिश करी ईरान से इसको लेकर आने की, लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने मना कर दिया हमें, तो एशियाटिक चीता हमें नहीं मिल सका। लेकिन अफ्रीकन चीता को लेकर हमने यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री को कन्विंस कर लिया, उस कंट्री का नाम मुझे जरूर बताइएगा। आपसे इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन फिलहाल इजी क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि इसे कौन से नेशनल पार्क के अंदर लेकर आया जा रहा है। सो इंडियन वाइल्ड लाइफ टीम जो है वो अफ्रीकन सवाना के अंदर जुलाई मतलब अगले महीने विजिट करने वाली है, ताकि ये जो पूरा रेलोकेशन किया जाएगा कहां पर? एमपी के अंदर, कूनो नेशनल पार्क के अंदर, इस चीज को लेकर पूरी तैयारी जो है वो करी जा सके, ताकि ऐसा नहीं हो कि अफ्रीकन चीता यहाँ पर लाया जाए और वो यहाँ पे एनवायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर अडेप्ट ना कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकेट करता है वहां पर इसको लेकर आया जा रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में है, पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया। हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया था, ये कौन से राज्य से आती है? क्या ये झारखंड से आती है, नागालैंड, असम या फिर कर्नाटका? टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं, थिंक अबाउट इट, कौन सी जगह से ये आती है? वेरियस लोकेशंस आपको दे रखी हैं, झारखंड, नागालैंड, असम, कर्नाटका, आंसर करिए यहाँ पर। ओके, सो हक्की पिक्की ट्राइब अभी न्यूज में थी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिम्स भी दे देता हूँ। वैसे ये कर्नाटका से आती है, रीजन भी बता देता हूँ। वैसे तो कोविड-19 को लेकर भी ये न्यूज में थी। रिसेंटली सम पीपल ऑफ हक्की पिक्की ट्राइब, उन्होंने कोविड-19 जो था उसको सर्वाइव किया था, जिसकी वजह से हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। हक्की पिक्की ट्राइब जो है सेमी नोमैडिक ट्राइबल पीपल है। दे हैव 4 क्लैंस, जिनके नाम भी वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसमें आपको गुजरातियों, कालीवाला, मेवाड़ा, पनवारा, ये इनकी 4 आपकी क्लैंस है, बट दीज थिंग्स विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बट यस, हक्की पिक्की के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड को लेकर भी ये न्यूज में थी और ट्राइबल
जो पॉपुलेशन है उनको लेकर क्वेश्चन वैसे भी पूछे जा सकते हैं। दे स्पीक मेनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे कन्नड़ा भी वो बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, तेलुगु भी, मलयालम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी लैंग्वेजेस वो बोल सकते हैं। हक्की पिक्की का मतलब क्या है? लास्ट टाइम जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था, अगर आप में से किसी को याद है तो जरूर बताएगा, क्योंकि रिकॉलिंग जो है वो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। याद आ रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कि हक्की पिक्की का मतलब होता है बर्ड कैचर्स। सो दीज पीपल आर द बर्ड कैचर। ये एक शेड्यूल ट्राइब है कर्नाटका के अंदर। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए, हक्की पिक्की ट्राइब कम्युनिटीज, इट हैज अ रिच हिस्ट्री, और एंसेस्टर रिलेशन जो इनके रहे हैं वो राणा प्रताप सिंह से रहे हैं, ठीक है। हक्की पिक्की ट्राइब कम्युनिटी, दे आर द क्षत्रिय और वॉरियर ट्राइबल कम्युनिटी हु हैड टू माइग्रेट टू सदर्न इंडिया, जब मुगल किंग्स ने अटैक करना उनके ऊपर शुरू किया था। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया, ध्यान रखिएगा। हक्की पिक्की ट्राइब के ऊपर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। नाउ आई हैव करेक्टेड द क्वेश्चन, अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, कारा सी, बैरन सी, नॉर्थ सी। नाउ मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। अगर आपको इन तीनों को वेस्ट से ईस्ट में मतलब इस डायरेक्शन में लगाना है, चलिए एक बार मैप के ऊपर दिखा देता हूं आपको, सो दैट यहाँ पे क्लैरिटी जो है थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तो यहां पर देखेंगे ऊपर सारे सीज आपको दिख रहे हैं, नीचे भी दिख रहे हैं। तो नॉर्थ सी आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर जाएंगे नॉर्वेजियन सी, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। देखिए जस्ट अ सेकेंड, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, राइट। अब एक बार बड़ा करके इसे देखते हैं। सो नॉर्थ सी है, फिर इसके बाद नॉर्वेजियन, बैरन सी, ये भी हमारे ऑप्शन में था, बैरन सी भी ऑप्शन में है, कारा सी भी ऑप्शन में, लैपटॉप या फिर ईस्ट साइबेरियन सी ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले नॉर्थ सी, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, फिर बैरन सी, और फिर आपका कारा सी। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे सबसे पहले था नॉर्थ सी, फिर था बैरन सी, और फिर था कारा सी, ठीक है। तो 3 2 1 यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 3 2 1 के बारे में बात करी जा रही है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी जल्दी से हम एक एक्टिव रिवीजन जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं, और एक्टिव रिवीजन के अंदर आंसर्स आप ही लोगों को देने हैं, और मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी चीजें आपकी मिस हो गई उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर इस पूरी रिवीजन में आपका पूरा जो लेक्चर वो दोबारा से 2 मिनट के अंदर रिवाइज भी हो जाएगा, लेकिन एक्टिवली रिवाइज करना है। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो मैंने आपको बताई है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। किस तरीके से कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करिए कि कितने के मल्टीपल में होते हैं। अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है। दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल, और इसको रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और जो क्राइटेरिया ऑफ द पार्टी है वो भी यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा, राइट। यही सारी चीजें देखी थी हमने। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल में आता है, और कोई भी अपर लिमिट इसके अंदर नहीं होती है, राइट। ये सभी चीजें डिस्कस करी थी। इसके बाद जल्दी से बताएं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन लेकर आता है। बताया गया कि 135 साल लगेंगे, पिछले साल कहा जाता था कि 100 साल लगेंगे ये ग्लोबल जेंडर पैरिटी को रिमूव करने में, ठीक है। इसे लेके आया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देन इससे आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो किस चीज को लेकर था? वो था डीप ओशन मिशन को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर आता है, और मिशन मोड प्रोजेक्ट में इसको लेकर आया जा रहा है ताकि ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर अचीव करे जा सके। इसके अंदर मैन्ड अनमैन्ड दोनों ही सबमर्सिबल जो है, जो आपके एक्सप्लोरेशन है वो इसके अंदर करी जाएगी, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा अपेडा को लेकर हुआ था। अपेडा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है जल्दी से बताएं। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट सर्विस बॉडी है जो कि यहाँ पर प्रमोशन करने में, एक्सपोर्ट करने में हमें हेल्प करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, और काफी सारे रीजनल ऑफिस भी इसके एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 को लेके, एशियन डेवलपमेंट बैंक सबसे बड़ा शेयर किसका है जल्दी से मुझे बताएं। इंडिया का रैंक कितना है शेयर के मामले में? यहाँ पे चाइना इज नॉट ऑन द टॉप पोजीशन। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, इवन कोविड-19 के टाइम पर भी इसने हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी थी। 1966 में इसे मनीला फिलीपींस में एस्टैब्लिश किया गया था, और जापान यूएस का जो शेयर है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद चाइना का, और फिर इंडिया का, और फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद डिस्कशन जो हमारा हुआ था वेरियस सीरीज के बारे में होता है। exam.netmoc.com पर जाकर इन सीरीज को आप चेकआउट कर लीजिएगा और इसे एनरोल कर लीजिएगा। देन हमने जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना के बारे में जाना था, तो इसके बारे में हमने देखा था इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुबई में, और ये कहां से आते हैं, कौन से राज्य से? यस, दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र। 10 ईयर्स के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, डीपीआईटी के अंडर आते हैं। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आईएनएसटीसी के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये जो है हमने देखा था यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है। आईएनएसटीसी जो है आपका रशिया, इंडिया और ईरान का एक प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर काफी सारी दूसरी कंट्रीज में, जो कि आपको मैंने मैप के ऊपर दिखाए, इंडिया और रशिया का ट्रेड रिलेशन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। रोड शिप रेलवे नेटवर्क इसके अंदर आने वाला है, और सुएज कैनाल का ऑल्टरनेटिव भी ध्यान रखिएगा, मेंस के अंदर भी लिखने में काफी अच्छा पॉइंट रहेगा। फिर हमने अफ्रीकन सवाना चीता के बारे में मैंने आपसे पूछा था, कहां से लेकर आए जा रहे वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन एमपी
कूनो नेशनल पार्क के अंदर इसको लेकर आया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मंथ हमारे जो साइंटिस्ट हैं जाने वाले हैं जुलाई के महीने में, और रेलोकेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इंश्योर करेंगे सही तरीके से हो। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था हक्की पिकी ट्राइब के बारे में। कहां पर है ये हक्की पिकी ट्राइब, ये बताइएगा। हक्की पिकी का मतलब क्या होता है, द मतलब इज बर्ड कैचर्स, ठीक है। दे आर फ्रॉम कर्नाटका। पहले नॉर्दर्न रीजन में रहा करते थे, लेकिन मुगल्स के अटैक के बाद धीरे धीरे इन्होंने सदर्न डायरेक्शन में आना शुरू किया। शेड्यूल ट्राइब माना जाता है, अदरवाइज दे आर क्या है ये, अगर हम क्लैन की बात करते हैं 4 डिफरेंट क्लैन्स थी इनके अंदर, और क्षत्रिय कम्युनिटी ये मानी जाती है। लास्ट में हमने देखा था एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें कारा सी, बैरेंट सी, नॉर्थ सी को हमने वेस्ट टू ईस्ट लगाया, जिसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ सी, फिर आपका आता है बैरेंट सी, और उसके बाद फिर आपका आता है कारा सी, ठीक है। सो ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। एक्टिव रिविजन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैराथन सेशंस आपको सैटरडे और संडे मिलने वाला है, उसको जरूर करिएगा, और उसको करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि करने से पहले, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होंगे, तो 50 का मतलब है 100 मार्क्स उसमें से अपने आपको दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक करे। अगर आपने 35 क्वेश्चन 50 में से ठीक किए, सो योर स्कोर विल बी 70, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ 60 के, तो 60 से ऊपर तो कम से कम स्कोर करिएगा ही करिएगा, ठीक है। चलिए आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दे देता हूँ, जो लास्ट टाइम के विनर है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके बताता हूँ। चलिए, सो विनर का नाम है अंशु रंजन, जिन्होंने यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है। और हक्की पिकी का क्या मतलब है ये जरूर मुझे बताएगा नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर, इफ यू वांट टू विन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। और मैं अंशु को भी ये कहूंगा कि आप मुझे @prince_luthra पे टेलीग्राम करके बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप में दे आर अवेलेबल, और इसका जो मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है वो 6 बजे हिंदू एनालिसिस में आपको मिल गया होगा। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस ग्रुप में भी पेस्ट कर दें, ताकि सभी लोग इसका आंसर कर पाए। चलिए, सो यहाँ पर सेकंड चैनल के बारे में भी बता देता हूं। यहां पर आपको हिंदू एनालिसिस मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर नेटमॉक यूपीएससी करके। पहले आपको हो सकता है हमारा नेटमॉक चैनल जो है वो दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो सेकंड चैनल है और जो थर्ड चैनल है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, ताकि आप उनसे भी जो मटेरियल आपको आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो मिल सके। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये भी बताइएगा जो टारगेट आपने सेट किया था, वेदर यू अचीव दैट और नॉट। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।